स्टार्ट करना आज क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17, राधा कंपनी लिमिटेड। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि राधा कंपनी लिमिटेड विच ऑपरेट्स होलसेल वेयर हाउस। चलिए सो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है आपको, राधा कंपनी लिमिटेड विच ऑपरेट्स अ होलसेल वेयर हाउस हैड अ फायर ऑन प्रीमाइसेस ऑन 30 अप्रैल 2001। मतलब आपको क्या दे दिया है क्वेश्चन में, डेट ऑफ फायर दे दिया है क्या। क्या है भाई यहाँ पर आग कौन से डेट पर लगी है, 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001। ठीक है, ये क्या है आपका डेट ऑफ फायर। फिर आगे बोलता है विच डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग, और बहुत सारा बिल्डिंग जल गया बोलता है। ऑल दो स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ ₹960 वॉज सॉल्वेज। आपका स्टॉक कितने का बच गया, डेट ऑफ फायर 30 अप्रैल 2000। उसके बाद आप लोगों को स्टॉक का सॉल्वेज दिया था क्या, मतलब आग लगने के बावजूद आपके पास कुछ माल बच गया था। कितना बच गया था, 3960 रुपये का ये सॉल्वेज है। 3960 रुपये का आपको सॉल्वेज दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोलता है, वॉज सॉल्वेज द कंपनी हैज़ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है। कंपनी हैज़ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ सुटेबल एवरेज क्लॉज, मतलब वहाँ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, कवरिंग स्टॉक फॉर ₹6 लाख एंड बिल्डिंग ₹8 लाख। ठीक है, वो 10 ज़्यादा आ गया है, वो 8 लाख होना चाहिए था, नॉट 80 लाख। तो आप लोगों ने अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया है आपको, दोनों का भी दिया है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी किसका भी दिया है, स्टॉक का और बिल्डिंग का। ये मुझे किसी भी तरीके से प्रॉफिट का यहाँ पर कवरेज नहीं नजर आ रहा है। ये लॉस ऑफ स्टॉक वाला क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी किसको कवर कर रहा है, स्टॉक को, और दूसरा बिल्डिंग को। यानी यहाँ तो प्रॉफिट का कवरेज है ही नहीं। मतलब फिलहाल में अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टॉक कितने से, 6 लाख, और ये कितने से, 8 लाख। चलिए सो आगे और बात करते हैं। फिर आगे लिखा है एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग चार्जेस। मतलब स्टैंडिंग चार्जेस का भी कवरेज है। मतलब 2.5 लाख रुपए का आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट भी ले रखा है। मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी कवरेज है, जिसके अंदर आपने स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि फिक्स खर्चों का भी इंश्योरेंस लेके रखा है। कितने वैल्यू तक का, 2.5 लाख तक का, विथ अ 6 मंथ ऑफ पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी। और ये जो आपने प्रॉफिट का जो लिया है, 6 मंथ की इंडेमिनिटी पीरियड है उसमें, राइट। मतलब कि आपका जो भी डिस्टर्ब होगा बिजनेस, 6 महीने तक आपको कवरेज मिल जाएगा। तो 6 मंथ का क्या है आपके पास, इंडेमिनिटी पीरियड है, राइट। इंडेमिनिटी पीरियड कितना है हमारे पास, 6 मंथ का। फिर आगे आपको बोलता है द कंपनीज लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये आपको लास्ट ईयर का क्या दिया हुआ है, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर का आपके पास ओपनिंग स्टॉक, परचेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अदर चार्जेस। ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इधर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक देता है, और इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ से आप लोग जीपी रेशो निकाल सकते हो। जीपी रेशो निकालने के काम आएगा ये चीज़। ठीक है, आप जीपी रेशो किस तरीके से निकालोगे, आपका जीपी रेशो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो कि जल्दी से क्विकली निकाल के बताते हो, 1,67,500 प्लस 67,500, सॉरी 16, ये 57 है। ये क्या है आपका, 57, हाँ ये 50 है, नेट प्रॉफिट 57। तो कितना आता है आपका टोटल दोनों मिला के, डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। 11% आता है क्या आंसर, जल्दी से बताइए। 11.25, नहीं, 11 आना चाहिए। चलो देखते हैं कितना बोल रहे हो आप, 67,500 और 57,500, तो कितना आ रहा है, 225, 2,25,000 टोटल आ रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ रहा है, 11.25, 11.25, मतलब 11.25% आपका क्या निकल रहा है, जीपी रेशो। चलो आगे और डिस्कस कर लेंगे।
आगे क्वेश्चन में पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो क्या बोलता है, द कंपनी रिकॉर्ड्स शो द सेल फॉर द अप्रैल 2001 had been the same for the corresponding month in the previous year. 1 लाख पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर इन अप्रैल वेयर रुपीज 1,06,680 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ the balance owing to the trade creditors has increased by rupees 3,320. The company's business was disturbed until the end of the July. मतलब यहाँ से क्या बोल रहा है कि कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स थे जहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, सेल पता चल रहा है 1 अप्रैल 2001 का हैड बीन द सेम फॉर द करस्पॉन्डिंग मंथ इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कि प्रीवियस ईयर में सिमिलर जो करस्पॉन्डिंग मंथ इन द प्रीवियस ईयर, मतलब सिमिलर मंथ्स में जो प्रीवियस ईयर जो आपने सेल किया है उसके बारे में बता रहा है। कितना सेल हुआ है प्रीवियस मंथ में, आपका 1 लाख का सेल हो रहा है बोलता है, यानी प्रीवियस ईयर का आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट ईयर का ये क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा ये आग कौन से डेट पे लगी है, 30 अप्रैल 2001, और ये कब का इंफॉर्मेशन बता रहा है, प्रीवियस अप्रैल 2000 हैड बीन द सेम फॉर द करस्पॉन्डिंग मंथ इन द प्रीवियस, मतलब पिछले साल जो अप्रैल मंथ में सेल हुआ था ये उसके बारे में बता रहा है। मतलब जिस मंथ में आग लगी है उसके पहले का आपको सेल के बारे में बता रहा है। कितना सेल दे रहा है वहां पर, 1 लाख का। फिर आगे बोलता है ड्यूरिंग विच पीरियड टर्नओवर फेल्ड बाय, फेल मतलब होता है गिर जाना, ठीक है। तो टर्नओवर फॉल बाय 1,80,000, यहाँ पर आपका टर्नओवर 1,80,000 से क्या हुआ है बोलता है, कम हो गया है बोलता है। Compared with the same period in the previous year, it was agreed that 3/4 of the value of the building had been lost at that time, and the time of the fire it had been worth rupees 10 lakh rupees. ओके, मतलब यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है कि आप लोगों का जो बिजनेस है वो कब तक डिस्टर्ब रहा, जुलाई तक के। मतलब कि आपका जो इंडेमिनिटी पीरियड रहेगा, डेट ऑफ फायर 30 अप्रैल को आग लगी और डिस्टर्ब कब तक रहा, जुलाई तक के, ठीक है। बिजनेस कब तक के डिस्टर्ब रहा, जुलाई तक के, मतलब कि 30 जुलाई 2001, मतलब कि कितने महीने आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा, मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने का बिजनेस आपका डिस्टर्ब रहा क्या, ओके। आपका 3 मंथ तक का बिजनेस क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। अब उसके अलावा हम आगे क्वेश्चंस की और अगर जानकारी ले और क्वेश्चंस पढ़े तो आगे आप लोगों को क्या बोलता है, द कंपनीज बिजनेस वॉज डिस्टर्ब अंटिल ड्यूरिंग द पीरियड टर्नओवर फेल बाय 1,80,000, और इस आग लगने मतलब जो फायर डिस्ट्रॉयड हुआ था, हमारा जो बिजनेस डिस्ट्रॉयड हुआ था उसकी वजह से हमारा सेल डाउन हो गया बोलता है। कितने रुपए से, 1,80,000 से हमारा सेल यहाँ पर डाउन हो गया। कंपेयर्ड विद द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब हमने जब ये प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया ना कि प्रीवियस ईयर में जितना हुआ था उसके मुकाबले इस बार हमारा सेल कितना डाउन हो गया बोलता है, 1,80,000 से हमारा सेल इस बार डाउन हो गया है। It was agreed that 3/4 of the value of the building has been lost, and that the time of the fire it has been worth rupees, यानी आपके बिल्डिंग की वैल्यू बता रहा है कि जिस टाइम पर फायर हुआ है उस समय पर आपके बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 10 लाख थी, लेकिन उसका अपने को 3/4 का बस वैल्यू कंसिडर करना बोलता है। मतलब आपने को पूरे साल भरी की वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। इट वॉज अग्रीड डैट 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन लॉस, मतलब कि 3/4 मतलब कि 9 महीने की जो वैल्यू हो सकती है। 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो यहाँ कितनी वैल्यू लॉस हुई बोल रहा है, 3/4, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। तो आप निकाल लो 10 लाख अगर उसकी वैल्यू थी तो 10 लाख का 3/4 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7,50,000। तो 7,50,000 का हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 7,50,000 का हमारा बिल्डिंग का लॉस हो रहा है। तो हम बिल्डिंग के लिए फिर क्लेम करेंगे, देखेंगे कितना क्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इंश्योरेंस एक्चुअली, अगर मैं बिल्डिंग का अगर क्लेम की बात करूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट या माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, अपने को सबका निकालना था क्लेम एक एक करके, असर्टन द अमाउंट ऑफ वेरियस क्लेम, तीनों भी क्लेम का। तो जैसे भी बिल्डिंग का मैं एकदम क्विकली यहाँ पर निकाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बिल्डिंग का टोटल हमारा जो लॉस हुआ वो कितना था, लॉस ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑफ बिल्डिंग था हमारा, ओके। तो लॉस ऑफ बिल्डिंग आपका कितने का हुआ था, 7.5 लाख का। ये समझ में आ गया था क्या, 10 लाख बिल्डिंग की वैल्यू है, 10 लाख का कितना,
3/4 कितना 3/4 कितना होता है 7,50,000 कितना होता है 7,50,000 इतने का लॉस हुआ है। अच्छा बिल्डिंग का कवर कितने का था अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी आपकी 8 लाख 8 लाख की पॉलिसी थी 8 लाख की पॉलिसी थी जबकि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना था आपका जिस समय फायर हुआ उस समय वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी है आपकी 10 लाख। ठीक है तो आप यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकाल लोगे अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय जितना उसकी वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ फायर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ फायर इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी अच्छा स्टॉक में भी हम ऐसा ही करते हैं क्या जब हम लोग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं वहां भी हम लोग ऐसा ही कैलकुलेशंस करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक ठीक है हम लोग क्या करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू एट द टाइम ऑफ फायर क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर और उसके अलावा इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी करो आंसर बताओ कितना आता है इसका लॉस ऑफ 6 लाख कितना आता है 6 लाख लो एक पॉइंट का आंसर निकल गया आप बिल्डिंग के लिए कितने रुपए का क्लेम करोगे 6 लाख का ये बात क्लियर है क्या अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 3 कैलकुलेशन करने थे अभी हम लोगों ने कौन सा कैलकुलेशन देख लिया बिल्डिंग का तो बिल्डिंग का यहाँ पर लिखने की फिर से जरूरत है क्या नहीं क्लियर है पॉइंट ओके हमको 2-3 चीजें निकालनी थी तो अभी हम लोगों ने अमाउंट ऑफ क्लेम किसके लिए निकाल दिया बिल्डिंग के लिए तो अमाउंट ऑफ क्लेम बिल्डिंग का आंसर कितना आया 6 लाख 6 लाख। क्लियर है क्या 6 लाख कैसे आए यस सर यस अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हमको 3 चीज का करना था बिल्डिंग का तो निकल गया डन ये वाला कार्यक्रम हो गया खत्म स्टॉक का भी कर दे हाँ तो अमाउंट ऑफ क्लेम हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं स्टॉक के लिए तो उसके लिए पहले आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट दिया है लास्ट ईयर का अकाउंट दिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है बट अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा ये लास्ट ईयर का सेल लास्ट ईयर का स्टॉक लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का परचेस सिर्फ इतनी चीज आती है ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी जो आपके स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस होते हैं ये कहाँ चली जाने चाहिए ये पीएल में अदर चार्जेस भी कहाँ चले जाने चाहिए पीएल में इंटरेस्ट इनकम भी कहाँ पीएल में नेट प्रॉफिट भी पीएल तो हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से लास्ट ईयर का क्या बना के देखना है ट्रेडिंग अकाउंट तो जस्ट मैं यहाँ पे रफली लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लूँ तो लास्ट ईयर का सेल कितना दिया है आपको 20 लाख 20 लाख उसके अलावा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपके पास 5,25,000 कितना है 5,25,000 फिर उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास लास्ट ईयर का 4,12,500 उसके अलावा परचेस कितना दिया है लास्ट ईयर का 18,12,000 बराबर यही सारे आइटम्स दिए प्लस माइनस करके बताइए बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है इसकी टोटल आनी चाहिए 25,25,000 तो 25,25,000 से माइनस करके बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है 30,500 मतलब 300 300 500 300 500 3,05,000 रुपए पक्का यस सर ये हमारा क्या है लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट ओके तो जीपी रेशियो बताइए कितना आना चाहिए लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालते आते हैं लास्ट ईयर का 300 500 मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 15% इंटू 100 एग्जैक्ट 15% यस सर मतलब 0.3 है 15.03% ऐसा है हाँ तो उसके बाद भी तो 5 है ना चलो ठीक है अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोल सकते हो आप लोग 15% ठीक है अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोल सकते हो आप 15% तो आपको इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा तो इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो इस साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक तो 5,25,000 इस साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग बन जाएगा और इस साल का हमको परचेस फाइंड आउट करना है सेल फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन में देखो बताया है आपको क्या बताया है द कंपनीज रिकॉर्ड शो द सेल फॉर द अप्रैल 2001 हैड बीन द सेम एज फॉर द करस्पॉन्डिंग मंथ इन द
प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में जितना होता था अगर करस्पॉन्डिंग मंथ, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च को होता होगा और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होता होगा? 31 मार्च। ये हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च का है क्या? ये जो बैलेंस आपको ट्रेडिंग पीएल दिया है पिछले साल का एंडिंग है, और आ कब लगी? 30 अप्रैल का। यानी कि मैंने सिर्फ अप्रैल महीने में बिजनेस किया है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग में सिर्फ एक महीना बिजनेस किया और मेरा आग लग गया बिजनेस में, तो सिर्फ एक महीने का वो सेल दे दिया आपको। कितना है वो एक महीने का सेल? 1 लाख रुपए। मतलब आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का क्या दे दिया है? क्वेश्चन वाले ने सेल दे दिया है। कितने रुपए का सेल है बोलता है? 1 लाख रुपए का सेल है। ठीक है, कितने का सेल हुआ है उस महीने में? अप्रैल महीने में। ये सिर्फ मेमोरेंडम सिर्फ अप्रैल महीने के लिए बन रहा है, राइट? यहां तक बात समझ में आई? ये 1 लाख रुपए क्या दिया है आपको? मेमोरेंडम ट्रेडिंग का सेल। फिर आगे पढ़ता हूं, आगे लिखा है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू द ट्रेड क्रेडिटर इन अप्रैल वेयर रुपीज 1,06,680, और बोलता है एंड एट द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस ओविंग टू द ट्रेड क्रेडिटर 3,320। ओके, मतलब कि आपने क्रेडिटर को कितने पैसे दे दिए हैं? आपने क्रेडिटर को पेमेंट दे दिया है 1,06,600 कितना? 80 रुपए। और बोलता है 3,000 कितना? 3,320 रुपए और देना बाकी है। अच्छा, क्यों बाकी होगा ये? हम क्रेडिटर को पेमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग क्रेडिटर से परचेस करते हैं, इस वजह से पेमेंट हुआ होगा क्या? और जो बैलेंस भी बचा वो इसी वजह का बचा होगा ना कि हमने उनको पेमेंट नहीं किया, मतलब खरीद के तो ला लिया है लेकिन पेमेंट दिया नहीं होगा, ये उसी चीज का बैलेंस बचा हुआ है, राइट? तो दोनों को जोड़ दूं तो मेरा टोटल कितने का परचेस हुआ रहा होगा? 1,10,000 का टोटल परचेस हुआ होगा क्या? ओके, मतलब आपको इस अप्रैल महीने का मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग का क्या भी पता चल गया? परचेस कितने रुपए का? 1,10,000 का। ये बात भी क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग में? ये लास्ट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करते हो तो 1 लाख का सेल था, इस पर अगर मैं 15% का अगर जीपीआर अप्लाई कर दूं तो 15,000 क्या आ गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया क्या? अब इसकी क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग। बताइए, बैलेंसिंग करके टोटल आती है 6,50,000 पक्का। 6,50,000 में से माइनस कर दो 1 लाख, 5,50,000 कितना आ जाएगा? 5,50,000 6,50,000 से 1 लाख माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 5,50,000। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। फिर उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकल जाएगा आपका? ये क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर में से साल्वेज माइनस कर देंगे क्या? और क्वेश्चन में 3,960 रुपए साल्वेज दिया था क्या? तो कितना बचेगा माइनस करने के बाद? 5,46,000। तो ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है क्या? क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक पता चल गया, अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी पता है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी अपने को पता है। कितनी थी अमाउंट ऑफ पॉलिसी? 6 लाख। और लॉस एट द टाइम ऑफ फायर मतलब क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर भी पता है। तीनों चीजें पता है क्या? तो वैल्यू निकाल लेंगे। 5,46,040 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू 6 लाख, 5,95,680। तो देखो, कभी भी आपके लॉस से ज्यादा तो क्लेम मिल नहीं सकता, ठीक है? इसलिए ये क्लेम आपको मिलने वाला नहीं है। आपको क्लेम मिल जाएगा जितना आपका लॉस था उतना पूरा, मतलब आप कितना क्लेम कर लोगे? 5,46,040 रुपीज, बराबर। और लास्ट अब क्या भी निकालना था हमको? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब थर्ड वाले अपन चले, अमाउंट ऑफ क्लेम काय के लिए निकालना है? अब प्रॉफिट के लिए निकालना है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अब अपने को क्लेम करना है। तो फिर से क्वेश्चन में अगर हम आ जाए तो क्वेश्चन में हमको डाटा क्या मिल रहा था कि हमको बोल रहा है कि द कंपनीज बिजनेस वाज डिस्टर्ब अंटिल द जुलाई। हमारा बिजनेस जुलाई तक डिस्टर्ब रहा, मतलब कि मई जून जुलाई। और बोलता है ड्यूरिंग विच पीरियड टर्नओवर फेल बाय, इतने से हमारा टर्नओवर कम हो गया क्या? मतलब ये शॉर्ट सेल है क्या? इतने से हमारा टर्नओवर गिर गया उस ड्यूरेशन के अंदर, मतलब ये क्या है आपका? शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? डायरेक्टली क्वेश्चन में शॉर्ट सेल दे दिया है क्या? कितना दे दिया शॉर्ट सेल? 1,80,000। और दूसरा आप लोग जीपीआर निकाल लोगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपीआर अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट में कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल लास्ट ईयर का इंटू 100।
तो कितना आ जाएगा? लास्ट ईयर का आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन में गिवन था 57,500 है क्या? हाँ 57,500 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी क्वेश्चन में दिए थे क्या? कितना? 1,67,500 और डिवाइडेड बाय नेट सेल कितना था? 20 लाख इंटू 100 इंटू 100 कितना होता है? 11.25%। ये क्या निकल गया आपका? जीपीआर। और अब जीपीआर निकल गया तो आप लॉस ऑन शॉर्ट सेल या फिर लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, कि मैंने भी शॉर्ट सेल में अपना कितने का प्रॉफिट गवा दिया वो आप कैलकुलेट कर लूं। तो ये कैसे निकल जाएगा? शॉर्ट सेल इंटू जीपीआर। तो शॉर्ट सेल अपने को पता है, 1,80,000 जीपीआर भी पता है 11.25 20,250। इतने का मेरा शॉर्ट सेल का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, बराबर। इतने का हमको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ओके, अब हमारा कवरेज कितने का था? हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी की लेके रखा था? हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी 2.5 लाख रुपए तक का ले रखा था क्या? 250। वैसे तो पूरा कवरेज 100% मिल जाना चाहिए, ठीक है। कितना कवरेज मिल जाना चाहिए? पूरा 100% कवरेज मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने 2.5 लाख तक के प्रॉफिट और इंश्योर्ड चार्जेस को कवर्ड किया है। जबकि अगर मैं दोनों का अगर सम देखूं तो हमारा तो जो स्टैंडर्ड, क्योंकि आज देखो लास्ट ईयर का अपने को स्टैंडर्ड सेल वगैरह की कुछ भी जानकारी नहीं दिया हुआ है आगे के लिए। स्टैंडर्ड सेल, शॉर्ट सेल डायरेक्ट दे दिया था, बट स्टैंडर्ड सेल वगैरह कुछ भी दिया नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लिए वो जो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाना या फिर जो इंडेमिनिटी रेशियो निकालते हैं वो सब लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाटा ही नहीं है। मतलब यही आपका क्या बनना चाहिए? अमाउंट ऑफ क्लेम। आप कितना क्लेम कर दोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में? जितना आपको शॉर्ट सेल पर लॉस हो रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट का, इतना आप क्लेम करोगे। 20,250 डन। आपको एक बार अपने नोट्स के आंसर की से मैच करते हुए चलना है आंसर। तो ये आपका मैं नोट्स पर आ गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या शो किया हुआ है? ये आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया उन्होंने। लॉस ऑफ स्टॉक का पहला कैलकुलेशन कर रहा है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग है, तभी तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकला है, ठीक है। और सॉल्वेज वैल्यू माइनस करके सिमिलर आंसर आया था क्या? ओके। फिर बिल्डिंग का भी कैलकुलेशन किया, उसमें भी 6 लाख का लॉस आया था क्या? और लॉस ऑफ प्रॉफिट में 19,800 आ रहा है, जबकि हमारा 20,250 आ रहा है। अब डिफरेंस क्यों आया? ये इसकी वजह से उसने यहाँ पर फिगर गलत लिया है। ये आना चाहिए यहाँ पर कितना? 57,500। तो बुक वाले ने ये जीपीआर गलत निकाला है। ये आता है 11.2%। और अगर आप शॉर्ट सेल पे ये परसेंटेज अप्लाई करोगे तो इतना नहीं आएगा। कितना आएगा? 20,250। राइट? समझा क्वेश्चन? चलो बढ़े आगे। नहीं